गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आई एम जतिन वर्मा। सो गाइस, द हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं जतिन वर्मा अगले 1 से 1.25 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स जो हमारे हिंदू के हैं या फिर एडिटोरियल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, उनका एनालिसिस हम देखेंगे यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। द एनालिसिस इज गोइंग टू बी इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज मैनेज दिस। I'll try to speak in both these languages. So first of all, important news articles पे एक नजर डालते हैं। 3 years on, a mere 30% of पोषण अभियान फंड्स यूज्ड। तो हम देख रहे हैं कि इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं। पीएम किसान या पीएम किसान में भी डेफिनेशन ऑफ फार्मर का इशू है। कहीं ना कहीं एक ये लेकुने देखने को मिल रहा है कि फंड्स तो एलोकेट किए जा रहे हैं लेकिन अपटेक ऑफ स्कीम्स नहीं है। स्कीम्स जो है कम्युनिटी ले नहीं पाती क्योंकि उसमें कुछ कानूनन या लीगल दाव पेंच कुछ ऐसे हैं कि उनका बेनिफिट, उनका एक्सेस नहीं कर पा रहे लोग। 30% ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन फंड्स यूज्ड। पाकिस्तान टू होस्ट ओआईसी मीटिंग ऑन कश्मीर, इसका आज थ्रेडबेयर एनालिसिस रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस मेंस पेपर 2 के लिए। जीएस मेंस पेपर 2 में बायलैटरल रिलेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो हमारा टॉपिक है। ड्यू प्रोसेस इज अ मस्ट टू सीक डैमेजेस, ये भी हम स्टडी करेंगे आज। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का मनरेगा पे क्या कहना है। मनरेगा के ट्रेंड्स में ये देखा जा रहा है फ्यूअर जॉब्स हैव बीन प्रोवाइडेड सिंस जुलाई 2019, वाइडर डिमांड सप्लाई गैप, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम। द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड डिमांडिंग मनरेगा वर्क एंड द number of households who were provided work has been the highest in 2019. This indicates that even if the demand fell, supply of work fell even more than the demand. अच्छा मॉनसून होने के बावजूद भी लोग वर्क तो डिमांड कर रहे थे लेकिन डिमांड उतनी नहीं थी जितनी की पिछले साल थी। उसके बावजूद भी लोगों को काम नहीं मिला मनरेगा में। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ये होप है कि गुड बिडिंग हो सकती है 5G की स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। टेलीकॉम कंपनीज शायद इससे डिसएग्री करेंगी, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एडिटोरियल्स पे एक नजर डालते हैं। दिस एडिटोरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमेंट्स मेड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चीफ का ये कहना है, जनरल बिपिन रावत का, दैट द आर्टिकल सेज दैट अलाउइंग द चीफ्स ऑफ 3 सर्विसेज टू मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अंडरमाइंस द सिविल लीडरशिप इन द लॉन्ग रन। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आर्मी के चीफ्स पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करेंगे तो वो सिविल लीडरशिप, मान लो कि अगली बार कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्राइम मिनिस्टर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही आर्मी का इंटरवेंशन या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं करनी चाहिए, ये आर्टिकल ये कहता है। Now, this article says that the war of hate against the minorities in UP has shades of what the Kashmiri people have endured for 3 decades. तो वॉर ऑफ हेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन यूपी हैज शेड्स ऑफ, मतलब कुछ वैसी सी पिक्चर नजर आती है जो कश्मीरी लोग काफी सालों से देखते आ रहे हैं, ये इस एडिटोरियल का कहना है। काफी एंटी गवर्नमेंट है ये आर्टिकल, तो हमें इसमें ज्यादा नहीं जाना है। फॉर अ ह्यूमेन एंड ऑटोनमस पुलिस, ये आर्टिकल थोड़ा अच्छा है। इन जामिया मिलिया दिल्ली, द पुलिस अपीयर टू हैव टेकन द इनिशिएटिव व्हेन नो सच इन्विटेशन वाज forthcoming. There is no law that prohibits such police entry on their own, but the police leadership would do well. ये अच्छा होगा कि पुलिस लीडरशिप should concentrate improving its mob control techniques. तो जो भीड़ की टेक्निक्स हैं, भीड़ कंट्रोल कैसे करनी है, भीड़ जब बेकाबू हो जाती है, मॉब वायलेंस हमारी कंट्री में जो कल्चर है, पुलिस को उससे निपटना सीखना होगा। ये राइटर हैं आर के राघवन, रिटायर्ड सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनका लिखना है ऐसा। सो ये आर्टिकल को हमने आज इन डेप्थ कवर किया है, इसको आज के डीएनए के जो न्यूज आर्टिकल्स हैं उनके बाद हम देखेंगे। आज के लिए माफी चाहता हूं, आई एम लेट टुडे। नॉर्मली ये डेली न्यूज एनालिसिस जो है 8:30 AM पे होता है, लेकिन आज ये लेट हो गया, बट आएगा जरूर अब डेली, राइट। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये आर्टिकल ये कहता है, दिस आर्टिकल अपलॉड्स द RCEP डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ना ज्वाइन करने की सराहना कर रहा है ये एडिटोरियल, which shows that India is now standing up to pressure from a rump of Washington consensus economists who continue to advocate that more free trade is the solution to India's economic problems.
क्या आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और ज्यादा फ्री ट्रेड होना है? क्या आपको लगता है कि और ज्यादा ग्लोबलाइज होने से इंडिया की गरीबी दूर होगी? आंसर इसका यस है, गरीबी दूर हो सकती है, बट हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ज्यादा करना होगा। और साथ साथ ये बात सही है कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वुड इंक्रीज। गरीबी तो दूर हो सकती है, लेकिन gap between rich and poor is definitely going to increase, right? I am simultaneously keeping a tab on your comments also. Now, Ministry of Home Affairs in the Parliament, Ministry of Home Affairs ने पार्लियामेंट में इस बात का खुलासा किया है, there are 6 operational detention centers। तो NRC और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो हम पिछले कुछ दिनों से डिटेंशन सेंटर्स की बात करते आ रहे हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। डिटेंशन सेंटर्स इन असम एज ऑन नवंबर 28। तो 6 ऑपरेशनल डिटेंशन सेंटर्स हैं हमारे असम में, हमारी कंट्री का जो स्टेट है असम। तो ये ज्यादा कुछ इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई एक्ट नहीं दिया गया। आप लोग बताओगे, हमने पिछले दिनों में ये कवर किया है कि डिटेंशन सेंटर्स हमारी कंट्री में कौन से एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर दिस पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 3 साल हो चले, 30% ऑफ द पोषण अभियान फंड्स आर यूज्ड। 3 साल 30%। State governments and union territories utilized a mere 30% of the funds released under National Nutrition Mission since it was launched in 2017. According to the analysis of the data shared in Parliament, Mizoram, Lakshadweep, Himachal Pradesh and Bihar, इन states के अलावा कोई और राज्य सरकार, none of the governments was able to use even half of the sums granted in past 3 years. एक तरफ गरीबी है, मैल न्यूट्रिशन है, दूसरी तरफ ये लोग पैसा नहीं खर्च पाते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जब हम स्कीम्स पे स्कीम्स लॉन्च करते चले जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है, लॉन्चिंग ऑफ स्कीम्स तो हो जाती है, लेकिन जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है कि कटिंग एज लेवल फंक्शनरीज कौन होंगे, स्कीम्स के बेनिफिट्स कैसे दिए जाएंगे, क्या लोग अवेयर हैं स्कीम के बारे में, वो नहीं हो पाती, राइट? तो जैसे ICDS है, पुरानी स्कीम है, चलती हुई आ रही है, राइट? तो ICDS का पूरा स्ट्रक्चर है, कौन बेनिफिट्स देगा, कौन लेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। वैसे ही जब कोई नई स्कीम आती है तो 3 साल तो उसको स्टेबलाइज होने में लग जाते हैं, ये एक बड़ा कारण इसमें है। There is a long road to the health. Between 2018 and October 2019, Mizoram has utilized the maximum share of funds released under Poshan Yojana, while Punjab has utilized the least. उसके पीछे कारण कुछ और भी हैं। पंजाब की अपनी आटा दाल स्कीम चल रही है, पंजाब में अपनी एक स्टेट ओरिएंटेड स्कीम है जिसे हम आटा दाल स्कीम कहते हैं, वो भी एक बड़ा कारण इसमें हो सकता है। नाउ कमिंग हियर, हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट्स हैं जिन्होंने मिजोरम ने 65% फंड्स यूज करे हैं, बिहार ने 55, उसके बाद 100% वाली कोई स्टेट भी नहीं है यहाँ पे। पंजाब ने 0.45%, कर्नाटका 0.7%, केरला 8.75%, झारखंड 14% फंड्स यूज हुए हैं, असम में 23। ड्यूरिंग द 2019-20 funds were released for 19 states, though 12 out of them had used less than 33% of the funds released in the previous 2 years. अब इस पे अपना बैकग्राउंडर देख लेते हैं। पोषण अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स among pregnant women, lactating mothers and children by reducing the level of stunting, underweight, anemia and low birth weight by 2022. It is meant to benefit more than 10 crore people and was launched after a cabinet decision on, इसका बेनिफिट कितने 10 करोड़ लोगों को पहुंचना चाहिए, 50% ऑफ विच इज थ्रू बजटरी सपोर्ट। टोटल बजट है इसका 9,000 करोड़ रुपए फॉर 3 ईयर्स, इसमें से 30% भी अभी तक यूज नहीं किया गया। तो 50% ऑफ विच इज थ्रू बजटरी सपोर्ट विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60-40 बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। 60% देगा इसका पैसा सेंटर, तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड है, राइट? नाउ 90-10 है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के लिए। फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, खासकर जब ऐसी खबर आए कि फंड्स जो है यूज नहीं किए जा पा रहे हैं, राइट? रिमेनिंग 50% इज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट? और द अदर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। कॉम्प्रिहेंसिव
हमारा जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कराया गया रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन अक्टूबर शोड दैट 35% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड एंड इन दिस एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप में चिल्ड्रन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें 17% आर वेस्टेड, यानी कि लो वेट फॉर देयर हाइट, वेस्टेड से W वेट, लो वेट फॉर देयर हाइट, एंड 33% अंडर वेट, लो वेट फॉर देयर एज। उसके बावजूद भी पैसा पड़ा है लेकिन बच्चा जो है कुपोषित है। ये तो वही बात हो गई कि हम पैसे बचाते रह गए और बच्चा जो है बीमार पड़ गया। नाउ पाकिस्तान टू होस्ट OIC मीट ऑन कश्मीर CAA। Pakistan will hold a ministerial meeting of 57-member Organization for Islamic Cooperation on Jammu and Kashmir। तो पाकिस्तान इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए, इंडिया क्या कर रहा है, एनालिसिस देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान को ऑस्ट्रेसाइज कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडीज में। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। और इस बार इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है सऊदी अरेबिया। क्यों दे रहा है, आइए समझते हैं। ऑफिशियल्स ने ये डिस्कस किया, ऑफिशियल्स हैड डिस्कस्ड होल्डिंग द मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ OIC ग्रुपिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, जो कि सऊदी अरेबिया जिसको लीड करता है, टू फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहता है, जबकि इंटीग्रल पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का। एंड द एनैक्टमेंट ऑफ एन एंटी मुस्लिम लॉ इन इंडिया। तो पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान का ये कहना है, राइट। तो डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू डिप्लोमैट्स इज लिंक्ड टू अ ब्रॉडर सऊदी पाकिस्तान डील। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में एक डील हुई है जिसके तहत सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि सऊदी अरेबिया खुद की जो साख है, खुद की जो इमेज है इस्लामिक कंट्रीज में, उसे बरकरार रख सके। सऊदी अरेबिया में हम जानते हैं कि एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक पिता अपने बेटे को गद्दी पे बैठा रहा है, या बेटा जो है जबरन अपने चाचा अंकल्स को जेल में डाल के खुद गद्दी पे बैठना चाह रहा है, राइट। अभी तक अच्छी न्यूज आ रही थी, लेकिन सऊदी अरेबिया अपने इस्लामिक क्रेडेंशियल्स टर्की और बाकी की कंट्रीज को, मलेशिया को लूज नहीं करना चाहता। एक तरफ मलेशिया और टर्की हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की टॉर्च, इस्लामिक वर्ल्ड की कमान संभालना चाहता है। इसलिए यहां पे हो क्या रहा है, आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया लीड्स OIC नेशंस, इस्लामिक नेशंस को सऊदी अरेबिया लीड करना है टू शोकेस इट्स कंट्रोल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड पूरा सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाह रहा है कि उसके कंट्रोल में है, और इसके लिए सऊदी अरेबिया OIC की जो मेंबर कंट्रीज हैं पाकिस्तान जैसी, उनको एक फोरम प्रोवाइड कर रहा है, उनको एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप आके अपने राइवल्स, चाहे वो इंडिया है या कोई और कंट्री है, नॉन इस्लामिक कंट्री है, उसके खिलाफ आके आप बोल सकते हो, बट रहो आप OIC के कंट्रोल में, रहो आप सऊदी अरेबिया लेड OIC के कंट्रोल में। मतलब समझ में आया, ताकि टर्की का पहले एक एम्बिशन था कि टर्की यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि टर्की इज कॉल्ड एज अ ब्रिज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। टर्की यूरोप और एशिया से सटा इलाका है, सटा कंट्री है, तो टर्की ये चाहता है कि पहले टर्की ये चाहता था कि हम मॉडर्न हो जाएंगे अगर यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पिग्स क्राइसिस के बाद पोर्चुगल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस एंड स्पेन, जो कि फाइनेंशियली हैवी डेट में जो कंट्रीज हैं, वैसा उनका हाल देखने के बाद और ब्रेग्जिट के बाद टर्की ने यह सपना लेना छोड़ दिया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना गलत है। उस वजह से टर्की अब एशिया के साथ जुड़ना चाहता है। टर्की का एशिया के साथ जुड़ने का मतलब यह है कि टर्की ये चाहेगा कि टर्की वुड वांट कि टर्की का क्या इसमें मतलब कितनी इस्लामिक कंट्रीज टर्की को सपोर्ट करती हैं, राइट। अब जितनी ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज टर्की को सपोर्ट करेंगी, टर्की के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है किसे? पाकिस्तान को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पे एक बैकग्राउंड है, यहाँ पे है 57 स्टेट्स हैं। आपको ये बताना है क्या इंडिया ने पिछली बार जो OIC की मीटिंग हुई थी उसमें क्या इंडिया ने हिस्सा लिया था? लास्ट टाइम जो OIC की मीटिंग हुई थी क्या उसमें इंडिया ने हिस्सा लिया था? आपको ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, राइट।
transcontinental country. OIC is the collective voice of Muslim world to ensure and safeguard their interest on economic, socio and political areas. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, जेद्दा में. तो जनरल सेक्रेटेरिएट इज OIC's एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड इज इंटरेस्टेड विद इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस ऑफ OIC. सो दिस इज डन. मनरेगा ट्रेंड्स. पिछली बार हमने जब सितंबर में इस न्यूज आर्टिकल का एनालिसिस किया था तो हमने ये देखा था नवंबर में पार्टिसिपेशन ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, participation of youth who are unemployed, they are seeking more and more jobs in मनरेगा में ज्यादा जॉब्स मांगी जा रही थी यूथ द्वारा, जो यानी कि अंडर 30 एज ग्रुप है, 18 से 30 एज ग्रुप के लोग ज्यादा मनरेगा में काम मांग रहे थे क्योंकि यूपीएससी की, एसएससी की वैकेंसीज कम हो गई, राइट. और उसके बाद यूथ जब रोजगार मांगने लगे तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूथ को काम नहीं मिल रहा, इसीलिए लास्ट ऑप्शन वो मनरेगा एक्सप्लोर कर रहे थे. आज की क्लिपिंग ये कहती है, आज की न्यूज एनालिसिस ये कहती है जॉब्स जनरेटेड अंडर मनरेगा हैव शोन अ डिप. जॉब्स डिमांडेड नहीं है, यहां पे ध्यान देना, जॉब्स बीइंग जनरेटेड अंडर मनरेगा. इसके पीछे कुछ कारण है, समझते हैं. This comes even as 2018-2019, the year that preceded Lok Sabha elections, saw a record number of households demanding as well as being provided employment under flagship rural public works program. Right? So, number of households demanding as well as being provided under work program, record number of households demanding as well as being provided. Right? तो अब ये ईयर वाइज देखते हैं. यहाँ पे वर्क्स डिमांडेड पिछले साल अगर हम देखें 2018 में ये गैप था, थोड़ा कम हुआ. नंबर पिछली बार के बराबर ही है और इस बार भी बराबर है 2017-18 में. नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, ब्लू बार जो है वो ये दिखा रहा है नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हु डिमांडेड वर्क, एंड ब्लैक जो है नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हु वर प्रोवाइडेड वर्क. राइट. मनरेगा के अंडर आपको ये बताना है कि किसको काम दिया जाता है. मनरेगा के अंडर one member from every family or adult member of every family should be provided work. 100 days का work किसको मिलना चाहिए? 1 member each family, 1 member each household, या फिर all the adult members of the family should be provided work. ये आपको बताना है, right? Now in 2018-19 demand was registered from 5.88 crore households and 5.27 करोड़ ऑफ देम वर प्रोवाइडेड वर्क. यानी कि 5 करोड़ 88 लाख लोगों ने, हाउस होल्ड्स ने काम मांगा था, जिसमें से 5 करोड़ 27 लाख लोगों को काम मिल पाया. उसके पीछे कारण है, कई बार फंड्स नहीं थे, कई बार स्टेट्स ने जो है एंथुसियाज्म नहीं दिखाया काम देने में. राज्य सरकारें कई बार ढीली पड़ जाती है, काम नहीं देती. मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण ये रहता है कि फंड्स खत्म हो जाते हैं. दीज नंबर्स वर द हाईएस्ट एटलीस्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years of the present government. Even in terms of person days of work generated, the number rose from a mere 165 crore in 2014-15 to 267 crore in 2018-19. The current year, however, has witnessed a clear dip in the person days of employment under मनरेगा, which is visible after July. जुलाई के बाद ये हुआ कि मॉनसून अच्छा आने के बाद लोगों को जब काम मिल जाता है अपने खेत खलिहान में, एग्रीकल्चर में, तो वो लोग मनरेगा के अंडर काम नहीं मांगते, रूरल पीपल, राइट. So this is there. Significantly, in all the months before, including those leading up to the elections of April-May, all the months before, the work provided exceeded the corresponding levels of 2000. Including the months leading up to the election, all the months before, including before the अप्रैल में पीरियड, राइट. तो उसमें काम ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा था. तो वर्क प्रोवाइडेड लास्ट ईयर एंड दिस ईयर 2018-19 में, लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे कि वर्क प्रोवाइड कम हुआ था, इस बार ज़्यादा हुआ है, जो कि अच्छी बात है लोगों के हिसाब से. नाउ फॉल ड्यू टू मॉनसून. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, fall in मनरेगा employment after July has been largely due to the onset of southwest monsoon. तो दोस्तों इसका हम एक एक्सटेंसिव वे में एनालिसिस करेंगे. आज एक स्पेशल क्लास है 7 से 8, ये जो क्लास ओवर हो जाएगी डीएनए की, उसके बाद एक स्पेशल क्लास है अनअकैडमी प्लस पे, जिसका लिंक आपको अनअकैडमी प्लस पे जाओगे, जतिन वर्मा सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, राइट.
स्पेशल क्लास है मनरेगा के ऊपर, थ्रेडबेयर एनालिसिस रहेगा मनरेगा का, बाय मी जतिन वर्मा ऑन अनअकैडमी प्लस एट 8 PM टुडे इटसेल्फ। 8 PM इस DNA सेशन ओवर होने के बाद अनअकैडमी प्लस पे। सिमरन कौर, सिंस यू आर आस्किंग माय करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स, जो राउंड अप कोर्स CAR जिसे हम बोलते हैं 365, 6 जनवरी या 7 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। पूरे साल के जनवरी 2019 से लेकर 10 मई 2020 तक के करंट अफेयर्स हम इसमें डील करेंगे। तो नाउ ये सब हो गया। इसमें लैक ऑफ फंड्स फॉर 2019-20 गवर्नमेंट ने सिर्फ 60,000 करोड़ एलोकेट करे हैं। एक NGO है जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है, उनका ये कहना है कि 2018-19 में सेंटर हैड आस्क्ड सम स्टेट गवर्नमेंट्स टू पे वेजेस टू वर्कर्स फॉर February एंड मार्च इन एडवांस। वर्कर्स को वेजेस पे कर दो एडवांस में एंड ट्रीट दिस एज अ लोन एंड द सेंटर वुड रिपे द स्टेट्स इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। यानी कि पिछले साल 2019 में जब पिछला साल चल रहा था फाइनेंशियल ईयर, फरवरी और मार्च के पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को नहीं दिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला कि जिन मजदूरों को काम दिया गया है उनके पैसे आप अपनी पॉकेट से पे कर दो। अगला साल जब शुरू होगा 1 अप्रैल 2019 से, जो अगले साल का 60,000 करोड़ बजट आएगा उसमें से आप पैसे ले लेना। तो मतलब ये हुआ कि इस साल का इफेक्टिव बजट ये है कितना, 60,000 करोड़ में से 94 करोड़ रुपीस तो पिछले साल का बकाया चला गया, बैलेंस। तरह तरह के तरीके लगाए जा रहे हैं मनरेगा का बजट कट करने के लिए, वो भी तब जबकि अनएम्प्लॉयमेंट या फिर GDP ग्रोथ डेटा ये बताता है कि GDP ग्रोथ बहुत लो है। तो गरीब आदमी खाएगा कहां से, रोटी आएगी कहां से, अगर मनरेगा लास्ट ऑप्शन जो है उसमें भी वर्क नहीं मिलेगा, राइट। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेज वर्क टू सिंगल पर्सन हैज बीन टेकन एट एन एवरेज ऑफ 250 रुपीज रफली, राइट। तो ये सब चीजें हैं। But the total budgetary allocation, which also includes the provision towards material and administrative expenses, has been only rupees 60,000। तो जैसा मैंने बताया कि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स से लिंक कर दिया गया मनरेगा वेजेस को, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वैसे वैसे मनरेगा वर्कर्स की वेजेस बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर। Center has revised upwards its original plan of providing 260 crore person days of work to 316 crore person days। तो सेंटर ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम को इंप्लीमेंट करती है, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की और ग्रांट मांगी है फिनेंस मिनिस्ट्री से मनरेगा को आगे चलाने के लिए फॉर रिमेनिंग मंथ्स ऑफ दिस ईयर। तो सितंबर में ही मनरेगा का बजट खत्म हो गया था लगभग 80%। तो अदर सपोर्ट स्कीम्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान जो है गवर्नमेंट्स फार्म इनकम सपोर्ट, दैट वाज लॉन्च्ड इन December 2018 अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस। तो इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज्ड फॉर December 2018, PM किसान की जो स्कीम है उसमें December 2018 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आई थी, एज मेनी एज 8.05 करोड़ फार्मर्स वर कवर्ड। 8 करोड़ फार्मर्स, लगभग 8 करोड़ 5 लाख फार्मर्स को कवर किया गया था। ईच ऑफ देम रिसीविंग ₹2,000, 6,000 रुपए स्कीम में मिलते हैं। इसके बेसिक्स देख लेते थोड़े से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 करोड़ मिलेंगे और पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काफी अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6,000 करोड़ रुपए की सपोर्ट मिलेगी हर फार्मर को। बट दिक्कत इसमें यह है कि किसान को डिफाइन करना भूल गए। किसान है कौन? किसान वो है जिसके नाम पे जमीन है, यानी कि अगर मैं किसान हूं, मेरे नाम पे जमीन नहीं है, तो मेरे को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वजह से इस स्कीम में भी 37% ही फंड्स यूज हो पाए, यानी कि अगर इस स्कीम के पैसे रखे गए थे 100 रुपए, उसमें से 37 रुपए ही खर्च करे, क्योंकि फार्मर्स ही नहीं मिल रहे, किसान का पता ही नहीं कौन है। मतलब समझ रहे हो बात का? क्योंकि फार्मर वो है जिसके नाम पे जमीन है, जो किसी और की जमीन पे खेती कर रहा है उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर द स्कीम 6,000 रुपए पर ईयर मिलते हैं टू ऑल दी फार्मर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच। हर 4 महीने में 2,000 रुपए मिलेंगे। डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली फॉर द स्कीम इज हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। फॉर एनरोलमेंट the farmer is required to approach the local patwari or revenue officer,
नोडल ऑफिसर पीएम किसान नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो गाइज जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आते जा रहा है आपको ये बॉक्सेस जो हैं जिसे हम जेवीज बैकग्राउंडर कहते हैं ये और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। वी हैव टू पे इक्वल अटेंशन टू फैक्ट्स नाउ। 3 महीने रिगरस फैक्ट्स के लिए ताकि प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं वो भी आप केटर कर सकें इसमें, राइट। इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज्ड फॉर दिसंबर 2018 टू मार्च 2019 8 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा मिला। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो इसमें चाहिए क्या, फार्मर को ये पैसे नहीं चाहिए, शायद फार्मर को ये चाहिए फ्री की बिजली भी नहीं चाहिए, फार्मर के घर तक कैनाल पहुंच जाए, रिवर से ट्यूबवेल लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस फार्मर ये चाहता है कि कर्जा ना हो। कर्जा ना होने के लिए कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा। एपीएमसी जो रिफॉर्म है उसको करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़, ये बड़े बड़े रिफॉर्म हैं। एक अच्छा रिफॉर्म किया गया है ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स का, जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, उसके लिए। आगे चलते हैं। इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड जीएस मेंस पेपर 3। इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भले ही दिन में सपने देख रहा है कि पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही सपना देखा था कि 5 करोड़ 63 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, 5.63 लाख करोड़ रुपीज, राइट। ये पैसे इकट्ठे करने का सोचा था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, 5.63 लाख करोड़ रुपीज, यानी कि, लेकिन अच्छे पैसे कितने इकट्ठे हुए, 65,000 करोड़ रुपीज ओनली। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही सपने चल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये अनुमान लगा रहा है, कुछ उम्मीद में है कि इस बार जो ऑक्शन होने वाली है 5G की, 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की, उसमें भी कुछ अच्छे पैसे हो जाएंगे तो फायदा होगा। लेकिन जब सारी कंपनीज जो हैं डेट में हैं, भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेल्युलर वर देन इन अ प्राइस वॉर, उस टाइम तो उनके बीच में प्राइस वॉर चल रहा था, तब जाके 65,000 करोड़ रुपए ही सरकार को बोली लगाने पे, बिडिंग करने पे मिले थे। अब तो क्या है, सिर्फ जियो ही बचा है, बाकी सब तो बैड डेट्स में है ये कंपनीज। टोटल स्पेक्ट्रम अप फॉर ऑक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2017 वाज 2355 मेगाहर्ट्ज, ऑफ विच द गवर्नमेंट मैनेज्ड टू सेल ओनली 965 मेगाहर्ट्ज। हैविंग बर्न्ट इट्स फिंगर्स, उस समय जो अपने हाथ जलाए थे सरकार ने, गवर्नमेंट डिड नॉट ऑक्शन एनी स्पेक्ट्रम इन 2018 एंड 19। अब 2020 में सरकार ये कर रही है 8300 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम बेचने की बात कर रही है, इंक्लूडिंग इन दी 5G बैंड नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। भारती एयरटेल पे नेट कर्जा है 1082 बिलियन रुपीस का, वोडाफोन पे नेट डेट है 1185 बिलियन का। सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स ऐसी आई हैं जिनकी वजह से रेवेन्यू शेयरिंग जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में दिक्कत खड़ी करी गई है। इन कंपनीज के ड्यूज देने हैं इन कंपनीज को, सरकार को 21,682 करोड़ रुपए ऑलरेडी सरकार को देने हैं, जिसके लिए कि पैसा नहीं है। उसके बाद भी सरकार ये उम्मीद लगा रही है कि शायद एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज बाय टेलीकॉम कंपनीज और ये सब होने के बाद, कंज्यूमर डिमांड बढ़ने के बाद, शायद सरकार का पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, राइट। जो बैकलॉग है, जो सरकार को बकाया जो मिलना है, बैलेंस, वो नहीं दिया गया है अभी। ऐसे हाल में क्या ये उम्मीद लगाना सही है? जस्ट एक फैक्चुअल न्यूज़ है, राइट। नाउ कमिंग हियर, टेलीकॉम ऑक्शंस अपार्ट, नेक्स्ट ईयर कुड आल्सो सी सम फाइनलिटी विद रिस्पेक्ट टू मर्जर ऑफ स्टेट ओन्ड भारत संचार निगम लिमिटेड एंड MTNL। BSNL और MTNL का मर्जर की बात हो रही है, शायद अगले साल वो हो जाएगा। What 2020 होल्ड्स, आने वाला 2020 टेलीकॉम सेक्टर के लिए कैसा रहेगा? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे, उसकी वजह से भारती एयरटेल कंपनी को और वोडाफोन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 43,000 करोड़ रुपए एयरटेल को देने हैं और 54,000 करोड़ रुपीस 23 जनवरी तक वोडाफोन को सरकार को जमा कराने हैं। अगर नहीं कराएंगे तो पेनल्टी लगेगी। दीज अमाउंट्स हैव टू बी पेड बाय टेलीकॉम कंपनीज टू द गवर्नमेंट टू द DOT टू अवॉइड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की अवमानना करने से बचने के लिए ये करना होगा, राइट। तो बाकी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं DNA में। अ स्टैगर्ड पेमेंट शेड्यूल ऑफ AGR ड्यूज चाहिए क्या? सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि इसको किस्तों में डिवाइड कर दो। 43,000 करोड़ रुपीस एकदम से ना वोडाफोन दे पाएगी, ना आइडिया दे पाएगा, राइट, ना ही भारती एयरटेल। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसको EMIs में कर दिया जाए। स्टैगर्ड पेमेंट शेड्यूल ऑफ AGR ड्यूज एंड एन इंडिकेशन दैट एनी मूव बाय द इनकम्बेंट्स, ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं, टू हाइक द टैरिफ्स वुड बी फैसिलिटेटेड ऑन एन इंडस्ट्री वाइड बेसिस। अगर ये अपना टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आने वाले समय में शायद 399 वाला प्लान जो है वो 499 का भी हो सकता है।
right? It has been in the making for some time now, triggered by the cancellation of 122 telecom licenses. Story of lack of financial freedom of telecom companies, however, did not write itself overnight. Estimates by analysts and rating agencies suggest that as operating cash flows improve, telecom companies will be in a better position to arrange funding for जो ड्यूज है AGR related dues to the government. They could see a stabilization of their user base as Reliance Jio has also started charging. अभी तक तो क्या हो रहा था, ये VJ हो रहा था, राइट? यानी कि वोडाफोन के कस्टमर्स जियो की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अब जियो ने भी प्राइजेस करना शुरू कर दिया है चार्ज, तो वोडाफोन के कस्टमर्स अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएंगे. सेम गोज फॉर एयरटेल ऑल्सो, राइट? तो एयरटेल के कस्टमर्स जितने जियो की तरफ जाने थे वो जियो की तरफ जा चुके हैं, तो अब स्टेबिलिटी आने की यहाँ पे अनुमान है. एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नियरली 40,000 करोड़ रुपीज मेड मेजरली बाय यूनिनर एंड सिस्टेमा, जो ये फॉरेन कंपनीज हैं, वेंट डाउन द ड्रेन, यानी कि इनके पैसे डूब चुके हैं इन कंपनीज के. फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंसेस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के चलते कैंसिल कर दिए थे, राइट? अदर देन दीज टू कंपनी, इसमें टेलीनॉर, इन सब कंपनीज का नुकसान हुआ था, रशियन कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व थी, तो अब वो जो नुकसान हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं, राइट? लॉन्च ऑफ जियो, उसके बाद जियो के आने के बाद एयरटेल और अच्छी जो कंपनीज चल रही थी उनका भी नुकसान होने लगा, क्योंकि जियो ने अग्रेसिव प्राइसिंग करना शुरू किया, फ्री में सर्विसेज देना शुरू किया, राइट? तो ये सब चल रहा है टेलीकॉम सेक्टर में. नाउ कमिंग हियर, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं. इसमें बैंक डिपॉजिट कवर सेट फॉर इंक्रीज फॉलोइंग द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड एट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, गवर्नमेंट इज वेटिंग अ प्रपोजल फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. तो सरकार का ये कहना है, आपको नहीं पता होगा शायद, अगर आपके अकाउंट में 1,25,000 पड़े हैं या कोई भी ऐसी राशि, कोई भी ऐसा अमाउंट जो 1 लाख से नीचे है, उसका इंश्योरेंस होता है. अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो अप टू ₹1 लाख आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उस बैंक को पैसे देगा, ताकि वो आपके पैसे दे सके. मान लो कि अगर विजय माल्या जैसे 4-5 चोर और इकट्ठे हो गए, बैंक के पूरे पैसे ले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, तो उसके बाद अगर जो गरीब आदमी का पैसा है, SBI, PNB, ICICI, HDFC, कोई भी बैंक हो, 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC आपको ऑलरेडी बैंक को करवाना पड़ता है आपके पैसे के लिए. अब इस लिमिट को, क्योंकि इन बैंक्स में ऐसा घोटाला पाया गया है, दिस पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, तो गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल फ्रॉम दी, अब डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने सरकार को ये प्रपोजल भेजा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाया जाए. फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस टू इंक्रीज, DICGC नाम से एक एक्ट है, उसको अमेंड करना पड़ेगा, फॉर विच द कैबिनेट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. लास्ट टाइम इंश्योरेंस कवर वॉज इंक्रीज वॉज इन May 1993 when it was raised from ₹30,000 to current ₹1 lakh. क्योंकि आजकल 1 लाख रुपए किसी के अकाउंट में होना आम बात हो गई है. वो अलग बात है कि 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, राइट? तो फिर उसके बावजूद भी वो अलग बात है, लेकिन कहीं गरीब आदमी का पड़ा खुद का 1 लाख रुपया, अगर हो सकता है कि उसने 5 लाख रुपए रखे हों, तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का सुझाव अब DICGC ने सरकार को भेजा है, राइट? नाउ सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1968 when the cover was 5,000 rupees, amount insured has been increased on 4 occasions. तो ये थोड़ा सा देख लेना इसे. The demand for increase in deposit insurance grew stronger after RBI imposed various restrictions, including a cap on deposit withdrawal. Cap on deposit withdrawal. अब कुछ ऐसा है कि एकदम से आप अपना पूरा पैसा बैंक से नहीं विड्रॉ कर सकते. फॉर अकाउंट्स हेल्ड विद PMC बैंक इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर ड्यू टू फिनेंशियल इरेगुलरिटीज. इसके चलते डिपॉजिटर्स में एक असमंजस की स्थिति क्रिएट हो गई कि हमारा पैसा हम क्यों नहीं ले सकते. पैनिक अमंग डिपॉजिटर्स, ये तो वही डिमोनेटाइजेशन वाले दिन याद आ रहे होंगे. एंड देयर वर रूमर्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ बैंकिंग सिस्टम. RBI also increased the deposit withdrawal limit of PMC bank in several phases to ₹50,000. With the withdrawal, the cap raised to ₹50,000 more than 78% of deposit. तो ये धीरे धीरे से इस लिमिट को बढ़ाया गया है. DICGC क्या करता है? इट इंश्योर्स ऑल दी बैंक डिपॉजिट, चाहे वो FD हो, सेविंग्स हो, करंट अकाउंट हो और रिकरिंग बट नॉट डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स. फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स का कोई इंश्योरेंस नहीं होता,
राइट, एंड ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ना तो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, ना ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट जो बैंक के पास में होते हैं उनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब कवर नहीं होते, राइट। तो डिपॉजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर एसबीआई की कोई ब्रांच है जो आउटसाइड इंडिया है, उसमें जो पैसा रिसीव किया गया है वो भी नहीं होते कवर, राइट। अब एक और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी खबर, नो एक्स्ट्रा चार्ज ऑन पेमेंट वाया रुपे और यूपीआई। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या रुपे कार्ड को यूज करने वालों पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस मेड यूजिंग रुपे क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई क्यूआर कोड्स विल नॉट अट्रैक्ट एडिशनल चार्जेस। तो ये डिजिधन और ज़्यादा बढ़ते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, ऑल दी शॉप्स, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स एंड कंपनीज with an annual sale of rupees 50 crore or more have been mandated to offer these modes of payment to the customers। जिनकी एनुअल सेल 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको ये ऑफर करना ज़रूरी है, चाहे वो पेटीएम हो या कोई और। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विल सून नोटिफाई रुपे एंड यूपीआई एज द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स विदाउट एनी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मान लो कि ये पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसमें आप अपना कार्ड लगाते हो, राइट। इस पीओएस में अगर आप पैसे लगाते हो तो दुकानदार का 2.5% या 1.5% कट जाता है। इसलिए दुकानदार आपको ये कहता है कि अगर आप कार्ड यूज करोगे तो आपके पैसे 100 रुपये पे 2.5 रुपये दुकानदार और काटेगा। इसको बोला जाता है मर्चेंट। मर्चेंट यानी कि दुकानदार और द एजेंट, द सेलर, डिस्काउंट मतलब ही विल बी कटिंग अ डिस्काउंट। बैंक विल बी डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। If you are paying 100 rupees to a merchant, merchant will get only 97.5% on that। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट की वजह से हम क्या करते हैं, हम कार्ड यूज नहीं करते, हम कैश पे करते हैं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब से रुपए वाले कार्ड्स पे, यूपीआई वाले मोड पे अप्लाई नहीं होगा। 1 जनवरी का न्यू ईयर गिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से। MDR इज द परसेंटेज ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन दैट अ मर्चेंट पेज टू द बैंक। दिस कॉस्ट इज ऑफन पास्ड ऑन टू द कस्टमर। जैसा मैंने बताया है, द डिसीजन टू चूज रुपे एंड यूपीआई as the platforms which will not only attract this levy may also promote these homegrown digital payments। इंडिया के हैं ये डिजिटल पेमेंट पाथवेज ओवर दोज प्रमोटेड बाय फॉरेन कंपनीज, जैसे कि वीज़ा। अब वीज़ा एक अमेरिकन पेमेंट गेटवे है, तो ये लोग पैसा चार्ज करते हैं, हमारा पैसा, हमारा एजेंट, हमारा सामान, सब कुछ हमारा, लेकिन 2.5% ये फॉरेन की कंपनी ले जाती है। अगर आप वीज़ा कार्ड यूज़ करते हो एंड मास्टर कार्ड यूज़ करते हो, तो कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, जिसकी सेल 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसको पेमेंट मोड में रुपए और यूपीआई देना होगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। फॉरेन की कंपनीज मास्टर कार्ड और ये सब को पैसा नहीं मिलेगा। इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, हम लोग इतने सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अगर उस ट्रांजेक्शन में खामखा बिना किसी वजह सिर्फ पेमेंट करने के लिए फॉरेन को पैसा देना पड़े, फॉरेन कंपनीज को, तो वो गलत बात है। ये सरकार का अच्छा कदम है। आगे चलते हैं। In her budget speech, finance minister had listed Bheem UPI, UPI QR code, Aadhaar Pay, certain debit cards, NEFT, RTGS as the low-cost digital modes of payment, which could be offered without imposition of merchant discount rate in order to promote a less cash economy। She had added RBI and banks will absorb these costs from the savings that will accrue to them। तो आरबीआई और बैंक्स इस कॉस्ट की भरपाई करेंगे, राइट। तो ऑन द अकाउंट ऑफ हैंडलिंग लेस कैश एज पीपल मूव टू दीज डिजिटल मोड्स। तो बैंक्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैंक को अगर एक बैंक पीओ लगाना पड़ता है कैश या नोट गिनने में, तो बैंक को ये नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो बैंक की तो कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो फिर बैंक 1.25% या 2.5% क्यों चार्ज करेगा, right? At the time, the Payment Council of India and industry lobby group had said an MDR waiver would hurt the companies in the payment system। तो कंपनीज तो चाहेंगी कि सरकार ये वेव ऑफ नहीं करे, लेकिन ये सरकार का अच्छा कदम है। इट आर्ग्यूड दैट द कॉस्ट शुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ बैंक्स। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया जो बैंकिंग बॉडी है, उनका ये कहना है कि ये सरकार इसका खामियाजा भुगते, ना कि बैंक्स की बात सही है कि बैंक्स को ये बात ठीक है कि डिजिटल पेमेंट करवाने में मैन पावर कम लगेगी, नए लोग अपॉइंट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए जो चार्ज वेरी साइन या एनक्रिप्शन बैंक्स को करवाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ेगी,
ऑल इन ऑल बैंक्स का फायदा ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू नेवी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेवी प्लान्स 24 सबमरीन्स टू स्ट्रेंथन द फ्लीट। पनडुब्बियां जिसे हम बोलते हैं। तो नेवी सबमिटेड अ रिपोर्ट टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग इट्स अंडर वाटर फ्लीट, राइट। Key findings of the report: Navy plans to build 24 submarines, including 6 nuclear attack submarines to strengthen its underwater fleet. There are presently 15 conventional submarines. Presently, there are 15 conventional submarines. Just 1 minute. तो and 2 nuclear submarines in its fleet. न्यूक्लियर सबमरीन का फायदा ये होता है कि बार बार न्यूक्लियर सबमरीन को एग्जॉस्ट करने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता। अब नेवी ये चाह रही है कि द नेवी हैज 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, INS अरिहंत एंड INS चक्रा, विद द चक्रा बीइंग लीज्ड फ्रॉम रशिया। INS चक्रा हमने रशिया से लीज पे लिया है। मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ सबमरीन्स सिंधुराज वाज हेल्ड अप सिंस रशियन साइड हैड नॉट बीन एबल टू सबमिट द बैंक गारंटीज। तो मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया सिंधुराज को क्योंकि रशिया ने जो बैंक गारंटी देनी थी इसके लिए वो नहीं दी। एंड द इंटीग्रिटी पैक्ट ड्यू टू सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय यूएसए। एक रीज़न ये है कि रशिया ने खुद ने फाइनेंशियल गारंटी नहीं दी और दूसरा रीज़न ये है कि यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाई हैं रशिया के ऊपर उसके चलते इंडिया रशिया से ये समझौता नहीं कर सकता। USA had imposed sanctions on Moscow citing several reasons ranging from annexation of Crimea region of Ukraine to Russia, with the recent one being the Countering America's CATSA Act जो है Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Due to the delay in submarine construction projects including 6 Project 75 submarines from Mazagon Docks Mumbai. Mazagon Docks Mumbai, आप ये बताओगे कि क्या ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है? द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड मीडियम रिफिट कम लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ 6 ओल्डर सबमरीन्स, यानी कि ये 6 पुरानी सबमरीन्स ही तब तक चल सकें जब तक नए प्रोजेक्ट, जब तक ये डिले चल रही है सबमरीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, राइट। तो सिंधु रक्षक क्या है उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी गई हैं। ईयर 1986 में ये कमीशनिंग हुई थी इसकी, कमीशनड इन एक्टिव सर्विस। शिप्स इन क्लास कितने हैं? 10। नेम्ड शिप्स INS सिंधु घोष, ये सारे नाम हैं उनके, नाम पढ़ोगे अच्छे से और थोड़ा सा याद कर लेना यहीं पे। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So coming here, environment and ecology. Madhya Pradesh gets its first elephant colony in Bandhavgarh forest. Last November, elephants in herds, 38 of them, wandered into the forest of Bandhavgarh, looking for food and water like each year. After 1 year, they have stayed back in Madhya Pradesh for the first time over seasons and even bred 2 new calves, choosing not to return to withering forest of North Chhattisgarh. The herd has found plenty of space, food and water within the core area of Bandhavgarh Tiger Reserve. The tiger state of Madhya Pradesh, which in the 2019 census recorded the most number of estimated tigers at 526, thus securing the title, presently has no know-how of dealing with elephants. Bandhavgarh National Park. Bandhavgarh National Park is one of the national parks of India located in Umaria district of, कौन सा district? Umaria district of Madhya Pradesh. This park has a large biodiversity of, देखो अपनी उम्र से इसको याद कर सकते हो, बांधवगढ़ ये कहाँ पे है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो दिस इज देयर। नाउ कमिंग हियर, द पार्क हैज लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स एंड वेरियस species of deer. The 3 main zones of the national park are Tala, Magdi and Kitauli. Kitauli जिसे हम बोलते हैं, right? Tala is the richest zone in terms of biodiversity, mainly the tigers. Together, these 3 ranges comprise the core of the Bandhavgarh Tiger Reserve, constituting a total area of 716 square kilometer. Right? India is now home to 70% of the world's tigers. So this is there. Now coming here, editorials. ये आज का एडिटोरियल है गवर्नेंस इंडेक्स पे। इसमें आपको क्या क्या याद करना है? द नेशन वाइड, just 1 minute. Nationwide comparative study of states on governance carried out by the Government of India, as seen in Good Governance Index, is a welcome exercise to incentivize
states to competitively deliver on public services to the citizens. This is not the first time that benchmarking of states has been carried out. Different agencies including Niti Aayog and the government's policy think tank are evaluating the states on different parameters. Good Governance Index is a uniform tool that will help in assessing the status of governance. अब मान लो कि कोई तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि नई स्टेट बना दो तेलंगाना, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन क्या गुड गवर्नेंस हो पा रही है? पंजाब में ये बोला कि पार्टी नहीं ले आओ, कांग्रेस आ गई, क्या गुड गवर्नेंस हो पा रही है? तो उसको असेस करने के लिए ये 10 इंडिकेटर्स हैं. गुड गवर्नेंस इंडिकेटर विल दिस कंसिडर 10 सेक्टर्स: एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, public infrastructure and utilities, economic governance, social welfare and development, judicial and public security. ये सारे 10 पैरामीटर्स. एनवायरनमेंट भी इसमें 1 है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस. तो सेक्टर वाइज रैंक्स, मध्य प्रदेश का रैंक 1 है एग्रीकल्चर में, झारखंड का कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में रैंक 1 है, टू योर शॉक और सरप्राइज. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में गोवा नंबर 1, केरला नहीं है यहाँ पे. पब्लिक हेल्थ में केरला है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तमिलनाडु, इकोनॉमिक गवर्नेंस में कर्नाटका, सोशल वेलफेयर में छत्तीसगढ़, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक्सेट्रा काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट करता हुआ छत्तीसगढ़, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी में तमिलनाडु 2 जगह आ रहा है, राइट. नाउ एनवायरनमेंट वेस्ट बंगाल. ऑन द इंडेक्स तमिलनाडु हैज़ गॉट द हाइएस्ट स्कोर ओवरऑल, फॉलोड बाय number 1 Tamil Nadu, then 2nd Maharashtra, 3rd Karnataka and then 4th Chhattisgarh respectively. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, हिली स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश है. एनवायरमेंटल रैंकिंग्स में वेस्ट बंगाल टॉप पे है, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु एंड बिहार. इकोनॉमिक गवर्नेंस रैंकिंग में कर्नाटका लीड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र. इकोनॉमिक गवर्नेंस में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है. आई होप दिस repetition or this emphasis thing is going to help you in better memorization. Significance क्या है? इसकी significance ये रहेगी कि name and shame होगा इन states का, तो इन states को improve करना पड़ेगा. Clear? 3 of its neighbors are among the top 10 of the big 18 states. ये inaugural edition है इसका, तो पहली बार है, अगली बार देखेंगे कि कौन सी स्टेट में कितनी improvement होती है. तो बीमारू स्टेट्स किन्हें कहा जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश को कहा जाता है. इट वॉज कॉइन्ड बाय आशीष बोस, इन्होंने ये टर्म दिया था. और फिर प्लानिंग कमीशन ने, पहले जो प्लानिंग कमीशन होता था उसने ये टर्म को अडॉप्ट भी किया था. तो दिस वॉज ऑल इन टुडेज एनालिसिस गाइज. सम इंडिकेटर्स: फार्मर्स इनकम, प्रेवलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स एंड इनफ्लो ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हैव बीन लेफ्ट आउट. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एक उसमें कितना हो रहा है उसको नहीं लिया गया है इसमें, राइट. तो इंडिकेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बीन गिवन डिस्प्रोपोर्शनेट वेट इन द सेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज टू द वर्चुअल एक्सक्लूजन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ मेजर एंड माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. Clear? So these things are there. Now conclusion, it goes without saying that good governance index requires fine tuning and improvement, though it is a good initiative, right? So this was all guys. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Thank you. Tomorrow the daily news analysis will be done at 8:30 a.m. in the morning. Thank you.